अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप खुशामदीद कहते हैं। विलिंग वेस के फोरम से फ्राइडे को हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं यू आस्क्ड फॉर इट। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली, वेलकम सर टू द शो। और इधर नदीम नूर साहब, सीनियर काउंसलर, मिस शुमाइला बतूल, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेस की और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इधर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाफ़र अली साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम जो है वो उसका पस मंज़र जो है वो एक ऐसा सानिया है जिसने हम सबको हिला के रख दिया। कसूर में एक वाक़या हुआ एक छोटी सी बच्ची के साथ, और सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं मीडिया पे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बतौर साइकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये वाक़ये के मुहर्रिकात क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है, वाई कसूर, एंड और फिर वो इसी से कसूर किसका है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और इसके साथ जुड़ी हुई ये तमाम बातें। देखिए, पहले बात तो ये है कि ये हर जगह होता है, विच इज़ नॉट ए गुड न्यूज़। दुनिया में तमाम ममालिक को इस मसले का सामना है, पर जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं उन्होंने इस मसले पे बहुत हद तक काबू पा लिया है। जैसे कि दुनिया में न्यूजीलैंड में ये वाक़यात सबसे कम होते हैं परसेंटेज के एतबार से। वहाँ बच्चों की सेफ्टी बहुत ऊंचे दर्जे पे समझी जाती है। यूके में इस पे काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में कि बच्चों को कोई गुज़िन ना पहुँचे, बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हत्ता कि यूके में अगर कोई बच्चा फ़ोन कर दे पुलिस को कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं जी, तो वो आके तो बच्चे को ले जाते हैं, यानी माँ बाप से अलग कर देते हैं, और फिर काफ़ी अरसे के बाद बच्चों को वापस अपना बच्चा मिल सकता है अगर वो साबित करें कि वो बच्चे की नशोनुमा में मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं। सो ऐसे वाक़यात जो हैं यूके में भी अब कम से कम होना शुरू हो गए हैं, और बच्चों को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, फिर ख़वातीन और फिर मर्दों के बारे में तरद्दुद किया जाता है, सोचा जाता है। जो सिविलाइज्ड जगह हैं वहाँ ये चीज़ें कम होती हैं। जो सिविलाइज्ड जगह नहीं होती, जैसे देहाती इलाके जो कि रोशनी से दूर हैं, तो वहाँ ये मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। और पहले रिपोर्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये केबल चैनल्स आ गए हैं और बहुत सा ऐसा बंदोबस्त हो गया है कि किसी दूर दराज इलाके में भी कोई ऐसा वाक़या हो जी, तो हर चैनल का नुमाइंदा वहाँ होता है अपने कैमरे के साथ, और वो इसको रिपोर्ट करता है जी। समहाउ कसूर ज़्यादातर फोकस रहा है इस मसले का पिछले 3-4 साल से, और उसकी वजह सिंपली मेरे ख़्याल में ये हो सकती है कि वहाँ कोई कॉन्शियस रिपोर्टिंग करने वाले लोग मौजूद हैं जो इस मसले को हाईलाइट करते हैं, और नेशनल लेवल पे वक्तन फ़वक्तन जो है न्यूज़ हलचल मचा देती हैं। और ये वाक़या भी जो बहुत अंदोनाक और तकलीफ़ दे वाक़या है, पिछले 4 दिन से तकरीबन आप समझें कि टेलीविज़न चैनल इस पे भरपूर बातचीत भी कर रहे हैं। तो लाहौर में ऐसे वाक़यात नहीं होते, कराची में नहीं होते? नहीं, सब जगह होते हैं। हम कोशिश करके इनको कम से कम रख सकते हैं तादाद में, पर बुरी ख़बर यह है कि इनको हम एब्सोल्युटली ज़ीरो पे नहीं रख सकते। चाहे हम कितना ह्यू एंड क्राई करें, कितना भी चीखो पुकार करें, तो सेफ्टी लेवल ज़ीरो नहीं हम बना सकते इस हवाले से कि कोई ऐसा वाक़या हो ही ना, क्योंकि अज़ल से इंसानों के दरमियान इस किस्म के वाक़यात होते आए हैं, और जो इंसान तहज़ीब व तमद्दन की मंजिलें तय करता चला जा रहा है, तो इन वाक़यात की शिद्दत में और तादाद में कमी आती जा रही है। लेकिन हमें ये फैक्ट जो है ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कितना भी काम किया जाए, तब भी 100% हम इस बात को यकीनी नहीं बना सकते कि हमारे बच्चे महफूज हैं। हम इम्कानात पे काम कर सकते हैं, और वही हमारा एक्चुअली फ़र्ज़ है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा ही करना छोड़ दें, जैसा कि आजकल नज़र आ रहा है, क्योंकि चैनल पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, तो लोग जो है एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। लोग काबिल भरोसा लोगों को भी शक की नज़र से देख रहे हैं,
और लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस पर भरोसा करे और किस पर भरोसा ना करे, और वो पैनिक में आके ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरात लाहक़। सर मेरा एक सवाल हम चैनल्स पर भी देख रहे हैं, मतलब बैक टू बैक इसी टॉपिक पर बातचीत हो रही है, एंड ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट पे डाली जा रही है, हुकूमत पर डाली जा रही है कि ये उसका लैग है, ये लैग है। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? या रीज़न्स हैं बहुत सारी, या सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर का ही फॉल्ट है इस तरह के वाक़यात का होना? देखिए, हकीकत यह है कि जिन बच्चों के साथ ये हादसा होता है तो उसमें अजनबी ज़्यादा से ज़्यादा 10% होते हैं। 90% वाक़यात में ऐसे लोग मुलव्वस होते हैं जो कि बच्चे के लिए ना सिर्फ जाने पहचाने बल्कि रिश्तेदार, और बच्चों के साथ उनका ताल्लुक़ काफ़ी मोहब्बत भरा होता है और बच्चे के ज़हन में उनका इमेज जो है वो मुस्बत होता है और वो बच्चों को अटेंशन ज़्यादा देते हैं, जबकि अमूमन वालिदैन उतनी अटेंशन बच्चों को नहीं देते। बच्चे अगर अटेंशन मांगते हैं तो वो उनके हाथ में टैबलेट या स्मार्टफोन दे देते हैं कि जाओ जाके खेलो। तो फिर कोई ऐसा बंदा जो बच्चों को बहुत अटेंशन देता है, और ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में ये तय है कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो आज भी हमारे माशरों में ये कोई गुड न्यूज़ नहीं समझी जाती, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है कि बेटियों को उस तरह एक्सेप्ट ना करना और उनकी सेल्फ़ इस्टीम पर काम ना करना, क्योंकि अगर हम बेटियों की सेल्फ़ इस्टीम पे काम नहीं करेंगे तो यकीन गालिब है कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम बड़ी नीचे हो जाएगी और फिर कोई भी उनको अगर बहला फुसला के या अहमियत दे के अपने करीब करना चाहेगा तो वो कर लेगा। और बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और ये तकरीबन दो तरफ़ा मामला है हमारे यहाँ कि वालिदैन बेटियों को शुरू से ही पराया धन कहना शुरू कर देते हैं और बेटियां अपने आप को पराया धन समझना शुरू कर देती हैं, और लड़कियां बजाते ख़ुद शादी का मरहला जब आता है तो वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को त्याग देने में ज़रा भी देर नहीं लगाती और अपने वालिद का नाम हटा के अपने खामद का नाम लिखती हैं, जो कि कोई हर्ज वाली बात नहीं है, पर लेकिन पहले कुछ देख तो लेना चाहिए कि कोई ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। मेरे ख़्याल में खामद का नाम लड़कियों को तब अपने नाम के साथ लिखना चाहिए कि जब वो उन्हें आज़मा के और समझ के कि ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले निगहबान शौहर है, तो फिर उनको एक मरहले पे ये एज़ाज़ देना चाहिए कि आप अपने वालिद का नाम हटा के या वालिद के नाम के समेत खामद का नाम भी साथ लिख लें। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जब ब्याही जाती हैं तो उनके ससुराल वाले चाहते हैं कि उनके मैके से कोई राब्ते ना हो, और लड़की के जो पुरानी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, तो उनसे राब्ता ना हो। आप कभी देखें, कभी घर में शौहर आता है तो बीवी की सहेलियां किस कदर जल्दी तितर बितर हो जाती हैं, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शौहर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी बीवी आइसोलेटेड हो और वो कमज़ोर हो और उसका सोशल कैपिटल ज़ीरो हो और उसके माली वसाइल अपने कोई ना हो। और इस तरह करने का मकसद ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा पोजेस करके मोहब्बत करना चाहते हैं, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि वो उसे निहत्ता करके, कमज़ोर करके तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी लड़की के ससुराल वाले उसके अपने मैके से राब्ते में कमी डाल रहे हो तो आप समझ लें कि वहाँ कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ या एटलीस्ट साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का सामना है उनकी बेटी को। और इस बारे में मैंने बहुत कम पेरेंट्स को देखा है कि वो कॉन्शियस हों अपनी बेटियों को ब्याहते हुए, जब उन्हें रुखसत करते हैं, किसी और के हवाले करते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात अपने नहीं रखते और इस मामले में वो बहुत ज़्यादा भरोसा, तवक्कुल और इस तरह की बातें करते हैं और एहतमाम नहीं करते कि वो पहले पता कर लें कि जिनके साथ वो अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं वहाँ उनकी बेटी महफूज भी होगी या नहीं। सर, लड़की को भी तो ये अवेयरनेस नहीं होती ना, उनको भी तो यही एक इम्प्रेशन पेरेंट्स की तरफ से आ रहा होता है कि नहीं, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत का मतलब ये है कि तुम अच्छी बेटी नहीं हो, बीवी नहीं हो, काइंड। देखिए, जब शुरू से ही लड़की को ये मैसेज मिलता है कि तुम लड़कों से कम हो और हम तुम्हें पूरी तरह ओन नहीं करते और तुम पराया धन हो, एक दिन तुमने चले जाना है, तो बहुत जल्दी
लड़की भी इन्हीं लाइनों पे सोचने लगती है और उस दिन का इंतज़ार करने लगती है कि वो अपने असली घर चली जाए, और फिर उसे वहाँ जाके एक ज़ोरदार झटका महसूस होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप का घर था तो उसको असली घर नहीं समझने दिया किसी ने, और अब जब ससुराल पहुँचे हैं तो वहाँ भी कोई इजाज़त नहीं देता कि ये तुम्हारा घर है। वहाँ भी वो अजनबी, जैसे कहते दो घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है, तो लड़कियाँ भी ना मैके में उनको ऑन किया जाता है ना ससुराल में उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जब लड़कियों को इस तरह ट्रीट किया जाएगा, जब उनके फादर्स ही उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑन नहीं करते, तो फिर लड़कियों की सेल्फ़ इस्टीम ऊँची कैसे हो सकती है। और छोटी बच्चियों को जब भी कोई फादर फिगर, बज़ाहिर एक 7 साल की बच्ची जिसका वाक़या हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा ही बंदा था जो कि CCTV फुटेज में नज़र आता है, जो कि फादर फिगर था और वो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल, जैसे बच्चे चलते हैं ना खुशी में किसी के साथ चलते हैं, तो वो इस तरह चल रही थी। और उसके अपने माँ बाप उम्रे पे गए हुए थे और वहाँ उनको जब खबर मिली कि उनकी बच्ची वापस घर नहीं पहुँची, तो उन्होंने फ़ौरन वापसी का कसद नहीं किया। वो अपना काम पूरा करके फिर वो वापस पाकिस्तान आए अपनी रूटीन फ़्लाइट पर। और ये इत्तफाक की बात है कि जब वो रूटीन फ़्लाइट पर पाकिस्तान आ रहे थे तो उसी दिन उस बच्ची की लाश मिली। तो इस पे कुछ थोड़ा सा गौर तो किया जा सकता है, अगरचे वो घराना बहुत तकलीफ़ में है, ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सितम हो गया है, लेकिन आखिरकार हम सब अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़रीज़ा कब समझेंगे। आपको बताऊं कि दूसरे ममालिक में बच्चे को घर में अकेला छोड़ना जुर्म है। जैसे एक डाकिया किसी घर में गया डाक देने, तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला जो 10 साल का था और उसने पूछा कि अपने माँ बाप में से किसी को बुलाओ, मेरे पास उनके लिए डाक है। तो उसने बोला घर में कोई नहीं है। तो डाकिये ने पहला काम ये किया कि पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ एक घर है जहाँ एक बच्चा अकेला है। 14 साल के बच्चे को वालिदैन अगर रात को घर से बाहर रहने की इजाज़त देते हैं अकेले, तो वो भी जुर्म करते हैं वहाँ पे। सो आप सोचिए कि यहाँ तो इस किस्म के कोई लॉज ही नहीं है। लोग कितनी आसानी से अपने बच्चों को बाज़ औक़ात गाड़ी में छोड़ के शॉपिंग करने चले जाते हैं। लोग बाज़ औक़ात हमसायों के पास अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। सो छोटे बच्चों को तन्हा छोड़ना ये इखलाक़न दुरुस्त नहीं समझा जाता दुनिया में, और हमें इस बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और लड़कियों के मामले में ज़्यादा इस बात की एहतियात करने की ज़रूरत है, अगरचे मैं इसका मतलब ये नहीं बताना चाहता कि लड़कों के मामले में कम एहतियात की ज़रूरत है। लड़कों के साथ भी कसरत से ये वाक़यात होते हैं, और जिस तरह लड़कियों को इस किस्म के जुल्म का निशाना बनाया जाता है, तो लड़कों के साथ भी यही कुछ होता है। और अक्सर लड़के अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी बचपन में उनके साथ किसी ने जो इनअप्रोप्रिएट टचिंग है वो ज़रूर की होगी। अच्छा, ये जो हम बाज़ औक़ात गुड टच और बैड टच की बात करते हैं, तो एक्चुअली ये गुड टच और बैड टच जो है ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बाज़ औक़ात उन्हें बैड टच भी गुड लग रहा होता है। अगर कोई प्यार से गाल थपथपा रहा है तो बच्चे को तो कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो सीक्रेट टच होता है, बच्चों को ये बताना चाहिए कि कोई ऐसा टचिंग का सिलसिला जो तन्हाई में होता है और किसी के सामने नहीं होता, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में हम जब आगे बातचीत करते हैं तो मैं और कुछ बातें ऐसी बताना चाहूँगा जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ खुल के बातचीत कर सकें, क्योंकि वालिदैन समझते हैं कि बच्चों के साथ इस तरह की बातचीत करने से बहुत कोई एम्बैरसमेंट होगी या कोई मुश्किलात होंगी। लेकिन जब आप सीख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, किन अल्फाज में करते हैं, क्या फ़िक्रे उसमें आप बच्चे के साथ बोल सकते हैं जो कि आपको भी दिक्कत ना हो और बच्चा भी उस मामले को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने लगे। सर, समटाइम पेरेंट्स ये भी समझते हैं कि शायद ये एप्रोप्रिएट एज नहीं है, जैसे 4-5 साल के बच्चों को ये एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि देनी चाहिए उनको ये सारी इंफॉर्मेशन।
कहा यह जाता है कि जितनी जल्दी बताया जाए, हत्ता कि 3 साल के बच्चे से अगर आप बात करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जब आप 5-6 साल के बच्चे से बात करते हैं तो आपको ऐसे सवालात का सामना होता है जिनका जवाब देना मुश्किल होता है। और वालिदैन कुछ सवालों के जवाब तो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक देते हैं जो कि गलत जवाब होते हैं। जैसे बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से आए, तो वालिदैन अमूमन इसका जो जवाब देते हैं वो गलत होता है। कोई कहता है जी आप गैलरी में कपड़े पड़े हुए थे तो फरिश्ता वहाँ फेंक गया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है या सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को तफसील से बताएं कि बच्चे कैसे दुनिया में आते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि बच्चे कैसे दुनिया में महफूज रहते हैं। यानी तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका अंदाज़ा बच्चों को जल्दी हो सकता है अगर आप खुल के उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कौन लोग आपके साथ किस तरह का बिहेवियर करें तो आपने चौंक जाना है और हमें वापस आकर बताना है। या आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं तो किसी से बातचीत को लंबा ना करें, बल्कि उस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश करें। और आपको कोई एक्सक्यूज़ बनाने की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, बहस मुबाहिसे में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में जहाँ आप तन्हा हों, अंधेरे में हों और कुर्ब जवार में कोई ना हो, तो आपको बातचीत करते रहने की बजाय जल्द से जल्द वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। और बहुत सी ऐसी एहतियातें हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं कि स्कूल में या घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ उनको किन जगहों में अकेले जाने से परहेज़ करना चाहिए। और बच्चा अकेले होने के बजाय अगर 2 बच्चे और साथ हों तो वो काफ़ी महफूज होता है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, हमारे मेडिकल कॉलेज के ज़माने में हमने देखा था कि लड़कियां 8-10 के ग्रुप में घुमा करती थी और किसी लड़के की ज़रूरत नहीं थी कि उनको कोई किसी तरह से परेशान कर सके। तो ये जो नंबर्स की गेम है, तो बच्चों को बताना चाहिए कि किसी एडल्ट के साथ तन्हा होने की बजाय अगर 3-4 बच्चे इकट्ठे हों तो इससे भी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता है। सर ये बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या हुआ, एक बच्ची, उसके घर वाले इतनी तकलीफ़ से गुजरे, बच्ची तो बेचारी जान से गई। मेरे ज़हन में ये सवाल था कि क्या ऐसे वाक़यात होने के बाद ही हम ह्यू एंड क्राई क्रिएट करें, या ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, इनअप्रोप्रिएट इंटरेक्शन विद माइनर्स है, इसके बारे में शुरू से ही बच्चों को एजुकेट किया जाए, हम खुद भी एजुकेट हों। क्योंकि आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जब तक तकलीफ़ एक ख़ास हद से नहीं बढ़ती उस वक्त तक हम इस मौजू पे बात भी नहीं करते। हमारी अपनी शेम हमें पुश करती है कि इस पे बात ना करें। अगर किसी एरिया में किसी चैनल पर इन मौज़ूआत पे बात होती भी है तो उन प्रोग्राम्स को कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती। मेरी नज़र से तो अभी तक सवाए आमिर खान साहब के प्रोग्राम के अलावा जो वो एक इंडियन चैनल पे करते हैं और इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे करते हैं, और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। हमारा तो इतने चैनल्स हैं लेकिन इस मौजू पर बातचीत तो काफ़ी नदारत है। आपने देखिए किसी हादसे के बाद जब प्रोग्राम मचता है तो कुछ दिनों के बाद एक नया हादसा आता है और पिछले हादसे का जो शोर है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे इस बात की गारंटी मिलती है कि आइंदा बच्चों को इस किस्म के अंदोनाक वाक़यात का सामना नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस दिन मनाता है मुख्तलिफ़ हवाले से, और साल में कोई एक दिन जब आता है तो वो एक ख़ास हवाले से अवेयरनेस पैदा की जाती है उस दिन के आने से कुछ दिन पहले और फिर उस दिन और उसके बाद। तो हम भी अपने मुल्क में, अब हमारे यहाँ भी एक पार्लियामेंट है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक पार्लियामेंट है, तो हमारे यहाँ भी एक पार्लियामेंट है जिसमें हमारे मुल्क के हर शहर और कस्बे की नुमाइंदगी है। तो उस पार्लियामेंट को भी ऐसा करना चाहिए कि ऐसे दिनों का अजरा कर दे कि हम साल में कम से कम एक दफ़ा लड़कियों की सेल्फ़ इस्टीम या तहफ़्फ़ुज़ पे या चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पर या एजुकेशन पर या सेहत पर या इन तमाम मौज़ूआत पर अगर हम अवेयरनेस पैदा करते रहें और ऐसे मौके पे चैनल्स मॉर्निंग शो में या टॉक शोज़ में इन चीज़ों को डिस्कस करें और मुसलसल करें, चाहे इतने ज़ोरदार तरीके से ना करें लेकिन तसलसल के साथ करें। और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं।
उसमें अगर हम एक दूसरे को जब नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो आखिर में बाकी कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और मंज़र से फिर वो टॉपिक है वो मंज़र से बहुत जल्द हट जाता है। हमारे यहाँ सियासत की बुनियाद सिर्फ ये रह गई है कि दूसरे की बुराइयां गिनवाई जाएं और इससे ये मकसद होता है कि अगर तुम बहुत बुरे हो तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा हूँ। ये बहुत ही तही दामन होने वाली बात है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के साथ दुश्मनाम तराजी करते हैं, दूसरे लीडर्स के साथ करते हैं और वाइस वर्सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सियासतदान मकाम ऊंचा हासिल करना चाहता है तो उसको अपने प्लान्स देने चाहिए, अपने मंसूबे देने चाहिए और अपने मुस्बत पहलुओं को सामने लाना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और दुश्मनाम तराजी करके अपना कद काट ऊंचा करने की कोशिश करें। इससे पोलराइजेशन बहुत हो गई है हमारी सोसाइटी में और हमारा अपने ही अदारों पे एतमाद उठ गया है। मतलब पुलिस जो है उस पर बिल्कुल एतमाद नहीं है और लोग पुलिस की मारपिटाई कर दें तो कोई बात नहीं, और पुलिस जब अपने तहफ़्फ़ुज़ में कोई कदम उठाती है तो पुलिस को मुकदमात का सामना होता है। हत्ता कि आपको पता है पिछले कुछ अर्सा पहले कराची में एक लड़का पुलिस रेंजर्स की जो गन्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने जब फायर किया और उसकी हलाकत हुई तो उन रेंजर्स के लोगों को बाकायदा अदालतों से सज़ाएँ हो गई, जिसके बारे में अब सुना जा रहा है कि सदर पाकिस्तान शायद उन सज़ाओं को माफ़ कर दें। लेकिन जो अदारे होते हैं जैसे पुलिस है, रेंजर्स है या फ़ौज है, तो इनके लोग जब अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे होते हैं तो उसमें कोई अंदोनाक वाक़या हो जाता है हलाकत का, तो फिर वो उनके जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं वो उसकी इंक्वायरी करके सज़ा दें तो ज़्यादा मुनासिब है। बल्कि यहाँ ये हो रहा है कि उनको सज़ाएँ जब दी जाती हैं तो आइंदा ऐसे मौक़ों पे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और मॉब साइकोलॉजी आपको पता है कि 2 दिन पहले कसूर में एक अस्पताल पे हमला किया गया और वहाँ डॉक्टर्स और जो मरीज़ थे और नर्सें थी उनको भाग के जान बचानी पड़ी और अस्पताल में कामकाज जो है 48 घंटे बाद बहाल हो सका। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, पीडोफीलिया की बात करें, इसमें टीचर्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इवन एट द वेरी लो लेवल जहाँ से आगाज़ बच्चे तालीम का करते हैं उनका क्या रोल हो सकता है? और नॉट जस्ट कीपिंग इट टू दैट एम्बिट, बल्कि हमारी जो क्लार्जी है, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या इवन जो मदरसे हैं या ऐसी जगहों पे, क्योंकि एक बड़ी तादाद वहाँ पे भी तालीम हासिल करती है, इनका क्या रोल हो सकता है? आपने बड़ा अहम सवाल किया है। हम पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं कि मीडिया पे और कोई बात नहीं हो रही है, तमाम दूसरी ख़बरों का ब्लैकआउट है। इस खबर के आने से पहले आपको पता है कुछ चटखारेदार, कुछ मज़े की खबरें शादी की बातें हो रही, तो वो यकसर ख़त्म हो गई और ये सारा मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इसको हम अगर यूँ मिसाल दें कि ये पोस्टमार्टम हो रहा है, तो पोस्टमार्टम उसको हम कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है और हम पता चलाना चाहते हैं तज्जिया करके कि ये डेथ कैसे हुई है जी। और अगर हम अपने बेहतरीन इल्म को इस्तेमाल करते हुए ये पता चला लेते हैं कि किसी की मौत कैसे वाक़या हुई, तो क्या उसके बाद वो शख्स ज़िंदा हो जाता है? नहीं, ज़िंदा नहीं होता। सो पोस्टमार्टम के मुकाबले में मैं एक टर्म कॉइन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जिससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। पोस्टमार्टम होता है किसी के मरने के बाद, तो व्हाट इफ़ कोई प्री मॉर्टम हो? प्री मॉर्टम इरिवर्सिबल नुकसान से पहले यानी पहले प्रोएक्टिव अप्रोच हो। प्रोएक्टिव अप्रोच है, जैसे कि आप अपने मुख्तलिफ जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं उनके बारे में पहले सोचते हैं कि कहीं ये खो ना जाए। जैसे आपका मोबाइल है और आप एक अच्छा मोबाइल कीमती ख़रीदते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसके साथ क्या गड़बड़ हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग विद दिस मोबाइल, क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि हम उसको अगर एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे कोई भी उसको उठा सकता है, नहीं वो चोरी हो सकता है, कोई छीन सकता है, हाँ ठीक बिल्कुल, और गिर के
टूट सकता है या उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो या हमारी कुंजियां हैं तो उनको क्या हो सकता है, वो भी खो सकती हैं, हम कहीं रख के भूल सकते हैं। कोई पासपोर्ट है या इस तरह की डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी कहीं इधर उधर अगर हम रख देंगे तो हम हमेशा सोचते हैं कि कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें हमारा मोबाइल महफूज रहे, हमारी कुंजियाँ महफूज रहें। तो इसका क्या तरीका होगा कि हमारी कुंजियाँ महफूज रहें? ऑर्गेनाइज हम एक प्लेस को डिसाइड कर ले कि यहाँ पे हमारी जो है कीज़ पड़ी होंगी। वन और साथ में माइंडफुल होना चाहिए कि मैंने कहाँ रखी है, इस चीज़ को मैं कहाँ रख रहा हूँ। कई लोग माइंडलेसली चीज़ को रखते हैं, फिर वो घूमते रहते हैं, वो सोफ़े के इधर ही कहीं अंदर गई होती है वो। अच्छा, लोग अपने जेवरात को कहाँ रखते हैं? ज़्यादातर तो लॉकर्स में रखना चाहिए, बैंक ठीक है ना। में। और आपने बहुत कम कभी सुना होगा, लास्ट टाइम आपने कब सुना था कि किसी का जेवर का सेट गुम हो गया? सर हाँ, ये सर होता है वाकया। ड्रामों में, मूवीज में ज़्यादा कॉमन। हकीकी ज़िंदगी में आपने कभी सुना? काफ़ी रेयर है, कम है। ठीक है। और क्योंकि इस पर लोग अलार्म भी बहुत होते हैं, ये जैसे सर ने फरमाया कि वक्त से पहले अलार्म होना और वक्त से बाद में जब इर्रिवर्सिबल लॉस हो चुका है उसके बाद अलार्म होना, तकलीफ़ में जाके उस जो है दिक्कत को, चैलेंज को महसूस करना, ये एक मामला है। और वक्त से पहले जैसे मुझे लगता है जैसे बचपन के बाद मेरे ख़ानदान में किसी खातून की कोई अंगूठी या कोई बुंदा गुम नहीं हुआ। ये बड़ा चीदा क्योंकि उसे कीमती समझा जाता है और उसकी हिफाजत की जाती है, उसे लॉक एंड की में रखा जाता है। हालांकि खासी तकलीफ़ से उसकी हिफाजत की जाती है कि बैंक के लॉकर में रखना, फिर लाना, फिर इस्तेमाल करना, फिर जल्द अज जल्द बैंक के लॉकर में पहुँचाना, और उसमें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके बच्चे, खुसूसन बच्चियाँ, क्या हम उनको इस तरह की हिफाजत के व्हाट कैन गो रॉन्ग विद देम? ठीक, अगर आप देखें तो तकरीबन 65% लड़कियां शादी के 1 साल के अंदर अंदर अपने शौहरों से पिटती हैं पाकिस्तान में। क्या वालिदैन ने कभी इस बात को यकीनी बनाया कि उनका रिश्ता नाता तय करने से पहले इसको एक्सप्लोर कर लिया जाए कि उनके जो होनहार दामाद बनने वाले साहब हैं उनका गुस्सा कैसे है, उनके रवैये जो हैं कमज़ोर लोगों के साथ कैसे हैं, वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, और उनका टेम्परामेंट और ख़वातीन के बारे में उनके ख़यालात क्या हैं। ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं है। क्राइटेरिया जॉब और सैलरी देखी जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जब इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है और कोई छानबीन नहीं की जाती, इस मौके पे कहते हैं बस जी अल्लाह के भरोसे पे कर दें, या जो रिश्ता मांगने वाले हैं उनकी जो बज़ाहिर स्वीटनेस होती है उस वक्त जबकि वो रिश्ता मांग रहे होते हैं, उस पर भरोसा करके, उस पर तकिया करके। हालांकि आजकल किसी के बारे में ये जानना मुश्किल नहीं है कि वो कैसा है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल ऐसे लोग जिनके रवैये पटरी से उतरे होते हैं उनको स्पॉट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगरचे लोग आपके सामने बहुत शाइस्ता रवैये बना के रखते हैं, लेकिन जो विजिबल होता है उससे कोई क्लू मिल रहा होता है उन चीज़ों के बारे में जो पसे पर्दा होती हैं। अगर आप आंखें खुली रखें और कान खुले रखें और अपनी समझ बूझ का भी इस्तेमाल करें और इस मामले को संजीदा रखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सोशल कैपिटल कैसा है, उनके साथ आपके बच्चे महफूज हैं या नहीं। क्योंकि हमारा सोशल कैपिटल या तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं या बाय डिज़ाइन बनाते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि ज़्यादातर हम सब लोगों का सोशल कैपिटल बाय डिज़ाइन होता है या बाय डिफ़ॉल्ट होता है? हम चुन के लोगों को करीब आने देते हैं, सिलेक्ट करके लोगों को करीब आने देते हैं, या हम चांस पे छोड़ देते हैं कि कौन करीब आता है और वो कैसा है, हमें कोई गरज नहीं। हम मुलाजमों का इंतखाब कैसे करते हैं, हम उन ड्राइवरों का इंतखाब कैसे करते हैं जिनके साथ हमने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हम अपने गार्ड, चौकीदार, कुक या आया का इंतखाब कैसे करते हैं। क्या हमने कभी गौर व फिक्र किया कि उनका टेम्परामेंट कैसा है, उनके ज़हनी सोचें कैसी हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है? कभी हमने छानबीन की? अक्सर लोगों के जो ड्राइवर हैं
वो सिगरेट पीते हैं, वो चरस पीते हैं, वो नस्वार खाते हैं। क्या माँ बाप ने इस मामले को कभी संजीदगी से लिया कि जिनके साथ उनके बच्चों ने स्कूल जाना है या शॉपिंग पे जाना है, थोड़ा बहुत उनको ज़रा गौर से देख लें कि उनके हुलिये कैसे हैं, उनका तर्ज़ गुफ्तगू कैसा है, उनकी तालीम क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, पीछे उनका कोई मॉरल करैक्टर सर्टिफिकेट किसी तरह मांगा गया कि नहीं मांगा गया, क्या उनकी कोई निशानदेही की गई कि वो आखिर मुलाजमत करने के लिए किसी दूर दराज इलाके में क्यों आए। कितना आसान है किसी के लिए कि एक जगह वो कोई गलत काम करे और नकल मकानी करके फिर दूसरी जगह लाहौर से कराची चला जाए, कराची से इस्लामाबाद आ जाए और पीछे उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता करने का कोई ज़रिया ना हो। अब ये कौन सा मुश्किल तरीका है कि यूरोप में, अमेरिका में हर जगह हर बंदे का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो एक्सेसिबल होता है। हमारे यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड या तो होता नहीं, और अगर हो तो वो एक्सेसिबल नहीं होता, उसे राज बनाया जाता है। अगर आप किसी का शजरा नसब भी देखना चाहें तो नादरा वाले आपको एक्सेस नहीं देते। अगर आप कुछ सवालात किसी के बारे में करें तो वो उसका जवाब नहीं देते। सर पता नहीं आपके इल्म में है शायद, आजकल जब भी किसी यूनिवर्सिटी में ये बच्चे दाखिला भेजते हैं ओ लेवल ए लेवल के बाद, तो कहते हैं कि आप अपना फेसबुक अकाउंट जो आपने काफ़ी देर से बना रखा है, ये नहीं कि कल बनाया तो हमें भेज दिया, वो भी भेजें और वो उसको स्टडी करते हैं कि इसके क्या पोस्ट हैं, ये किन से बात करता है, इसके रिएक्शंस क्या हैं। अब देखिए कि जहाँ हम कहते हैं बहुत आज़ादियाँ हैं, तो ठीक है आज़ादियाँ वहाँ और तरह की हैं, लेकिन किसी को ये आज़ादी नहीं है कि वो सीट बेल्ट ना बांधे। हालांकि कोई कह सकता है कि मेरा ज़ाती मामला है, मैं नहीं चाहता ये तहफ़्फ़ुज़। वो किसी को इजाज़त नहीं देते कि अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो साथ की सीट पे जो बंदा बैठा है उसकी सीट बेल्ट बंधवाना आपका फ़र्ज़ है, वरना आपको जुर्माना होगा। और इसी तरह जब वीज़ा देते हैं ममालिक, तो अब वो फेसबुक का रिकॉर्ड देखते हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी का चल रहा होता है, और उसमें जो चीज़ें वो डिलीट भी कर दें वो देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप एक दफ़ा पोस्ट करते हैं और फिर आप डिलीट करते हैं तो वो एक्सेसिबल होती हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। सो अब बड़ी आसानी से लोग देखे भाले हो सकते हैं, अगरचे आप उनके करीब ना भी रहते हों तो। सो थोड़ी सी जिद्दोजहद करके, थोड़ी सी कोशिश करके आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आपके बच्चे के इर्द गिर्द सिर्फ महफूज लोग ही करीब आ सकें, क्योंकि अपने बच्चे का या अपना सोशल कैपिटल तरतीब देना आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम इस बारे में कॉन्शियसली कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को वल्नरेबल बना रहे होंगे। और बाज़ औक़ात हम हमसायों को बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों की तरह समझ लेते हैं, बाज़ औक़ात रिश्तेदारों पे गैर ज़रूरी भरोसा हम करते हैं। लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि सिर्फ 10% लोग अजनबी होते हैं जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी 90% लोग बहुत देखे वाले, फेमिलियर, जाने पहचाने और सो कॉल्ड स्वीट होते हैं। और उनकी प्रोपेंसिटी जो होती है बच्चों के लिए, जो उनके रुझानात हैं, वो एक समझ लें कि प्रोफाइल है जो किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जिसका बच्चों के तरफ रवैया जो है वो नामुनासिब या जिनसी इश्ताल अंगेज़ी से भरपूर हो। वो बच्चों के बारे में बात करते हुए उनके साथ इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जैसे वो बड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वो बच्चों के साथ अपना ताल्लुक़ ऐसा बनाते हैं जैसे कि कोई बच्चा उनका बड़ा फेवरेट है और उसकी बड़ी ख़ास तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, उसको सिंगल आउट कर लेते हैं। जैसे किसी टीम का कोई कोच है या कोई टीचर है तो वो उनका कोई फेवरेट स्टूडेंट हो जाएगा और वो स्टूडेंट इसमें बहुत प्राइड लेने लगता है। और स्कूलों में भी जहाँ बहुत से टीचर्स होते हैं उनमें से कुछ संजीदा नहीं होते अपने प्रोफेशन के साथ, और उनके अंदर बदबख्ती का ये पहलू पाया जाता है कि वो बच्चों के साथ इस किस्म के जो है नामुनासिब रुझानात रखते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते इन रवैयों को, और जब वो समझ पाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। सर आपकी बात से जैसे आपने कहा कि प्री मॉर्टम की बात आपने की, सो पेरेंट को प्रोएक्टिवली इसके ऊपर अपने नज़रियात को, अपनी ट्रेनिंग को, अपने आप को एजुकेट करना, आपकी बात से ये
एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पेरेंट्स को कोई चेंज लाना पड़ेगा ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पहले से अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, वही जो व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गड़बड़ होने का इम्कान है। मैं लोगों को मनफी सोचने के लिए नहीं कह रहा। हम जब मनफी सोचते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मनफी सोचें क्या होती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। जैसे आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं और आज आपने फ़्लाई करना है और जहाज़ में अभी आप दाखिल भी नहीं हुए, तो आपके जहन में ये नफीस ख्यालात आ रहे हैं कि आज चूँकि आपने सफ़र करना है तो जहाज़ ज़रूर गिरेगा। सो बग़ैर सॉलिड वजह के, क्योंकि एयर ट्रैवल एक सेफ़ ट्रैवल है, तो बग़ैर किसी वजह के एयरपोर्ट पे 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो मुँह ही मुँह में कुछ दुआएं पढ़ रहे होते हैं कि वो खैर खैरियत से पहुँच जाएं, क्योंकि उनको बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में जहाँ कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं। जैसे बच्चों के बारे में आम तौर पर वालिदैन इस किस्म की सोच को मुनासिब नहीं समझते और वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि माहिरीन कहते हैं कि आपको बच्चों के बारे में ख़ास तौर पर 3 साल से जब उनकी उम्र ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो बहुत गहरी नज़र से इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि उनके जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं जो प्राइवेट होते हैं और हर वक्त उनको इसीलिए कवर करके रखा जाता है, और अगर कोई उनको अनकवर करना चाहे तो बच्चों को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये मामला गड़बड़ है और वहाँ से फौरी तौर पर किसी महफूज जगह या महफूज शख्स के पास पहुँच जाना चाहिए और जाके तो रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को बताया जाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि अगर आपके कोई प्राइवेट पार्ट्स को छुए या आपको कहे कि आप उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुएं तो ये बात बड़ी तशवीशनाक है और इस सिचुएशन में से बच्चों को दूर निकल जाना चाहिए। या कोई बच्चों से कहे कि ये तुम्हारा मेरा सीक्रेट है, ये तुम किसी को नहीं बताना, अगर तुम बताएंगे तो फिर लोग हमें इकट्ठे खेलने नहीं देंगे या मुझे फिर यहाँ आने नहीं देंगे, या फिर इस तरह की बात कहे कि मुझे बचपन में मेरे वालिदैन कहते थे कि जो सीक्रेट है वो हमें बताना, पर मैंने कभी नहीं बताया था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो बच्चों को वो एल्योर करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, या बच्चों को कोई टॉफ़ी या खिलौना या इस तरह की कोई चीज़ देना। तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपका बच्चा आपकी कीमती मता है और अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये हादसा वक्ती नहीं होगा, ये उसकी ज़िंदगी में दूर रस असरात रखेगा। उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो हमेशा गिरी रहेगी और एज ए रिएक्शन वो भी आगे चल के किसी के साथ यही नामुनासिब सलूक कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और ऐसे लोग जो अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और भी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं वो रिस्क टेकर्स भी होते हैं, वो हेजिटेट नहीं करते। शराब के नशे में या चरस के नशे में या कोई ट्रैंक्विलाइज़र अगर कोई लेता है तो ऐसे लोग जिन्हें अपने मूड और मिजाज को संभालने के लिए ये क्विक फिक्स या नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए आप देखें तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। और घरेलू मुलाजमीन ख़ास तौर पर रखते हुए इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वो कोई ड्रग, नस्वार, सिगरेट, ये सब ड्रग्स होती हैं और शराब या इस तरह का किसी कबाहत में वो मुब्तला तो नहीं, और उनका पिछला किरदार ज़रूर पता करें। और ये मुलाज़म की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लिए करैक्टर सर्टिफिकेट लाए, अपने इलाके की पुलिस से क्लियरेंस भी लाए। और इसमें लाजिम है कि हम अपनी पुलिस के बारे में भी अपने रवैये पे नज़रसानी करें। मीडिया जनरली पुलिस के ख़िलाफ़ है और मुआशरे में तासुर भी पुलिस के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कितना भी पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, जब आप शुरफा से पूछेंगे तो उनको पुलिस से कोई शिकायत नहीं होगी। जिन लोगों का लेना देना किसी गलत काम में नहीं है, जो लोग सीधी स्ट्रेट ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनको पुलिस से कभी भी कोई नाखुशगवार तजर्बा ज़िंदगी में नहीं हुआ।
सो जनरली हमारे माशरे में बहुत लोग बातों में मुब्तला होते हैं और उनका वास्ता पुलिस से पड़ता है, और जब पुलिस उनके साथ हार्श तरीके से डील करती है उनके अपने जुराइम की वजह से, तो उनका इमेज पुलिस के ख़िलाफ़ हो जाता है और वो जहाँ मौका मिलता है वो पुलिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो जेंटलमैन है वो कभी पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, वो कभी कानून के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, वो कभी रियासती अदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। ये जो लोग कहते हैं पुलिस बुरी होती है, अदलिया बुरी होती है, ये फ़ौज बुरी होती है या सियासतदान बुरे होते हैं, दर हकीकत उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके गिरेबान में क्या क्या चीज़ पड़ी है। सर अनफॉर्चुनेटली जितना भी हम मटेरियल देख रहे हैं टीवी पर और चैनल्स पर, जिसमें वो उसके कोई सलूशन नहीं बता रहे, यानी उसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये कोई फॉल्ट है किसी का, एंड हर बंदा इमोशनली इन्वॉल्व होकर वो फिर फ़र्ज समझकर उसमें अपनी भी इन्वेस्टमेंट दे रहे। सो इसमें सलूशन ओरिएंटेड बात अभी तक, मतलब जितना मैंने नोट किया, नहीं बताई कि वो इसको प्रिवेंट कैसे करें ऐसी प्रॉब्लम्स को। देखिए, जिन लोगों पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, अभी ये पिछले चंद दिन से ये मामला उभरा हुआ है कौमी सतह पर, तो कोई 10 चैनल होंगे जिस पे मुझे बुलाया गया और मैंने बताया कि ये सॉल्यूशंस हैं, और मुझे वहाँ ये सुन के हैरत हुई कि उन्होंने जब और लोगों को बुलाया मेरे शोबे के, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे उलमा इस बारे में हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत ही खामोश हैं। पिछले 5 दिन से मैंने किसी आलम दीन की तरफ से लोगों को तलकीन करते हुए नहीं देखा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए। सो ज़्यादातर जो बीड़ा उठाया है वो एंकर पर्सन ने उठाया और इस बारे में बात की, या फिर जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या ड्रामा आर्टिस्ट हैं या गुलकार हैं, उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। आवाज़ उठाना, हक सच की आवाज़ उठाना बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन फिर सड़कों पे जाके लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाना गुस्से में, इस बात को ज़रा नज़रसानी इस पे करनी चाहिए कि आप पुलिस के स्टेशन पर हमला करें या किसी अस्पताल पर हमला करें या सड़कों पर आप सिग्नल तोड़ें या ट्रैफिक के निज़ाम को आप रोक दें या आप कारोबारी ज़िंदगी को रोक दें, तो इससे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। बल्कि जब ये सारे काम किए जाते हैं और भड़ास निकल जाती है तो लोग ठंडे होकर बैठ जाते हैं। अगर हम अपने जज्बात पर काबू रखें और पैनिक में ना आएँ और ठंडे दिल से बात करें, क्योंकि ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, और हम कभी भी इन चैलेंजेस को यकसर ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया के सॉफ्टवेयर में है कि मसाइल उभर कर सामने आते रहेंगे और आप अपनी बेहतरीन कोशिश करते रहेंगे और अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए इम्कानात को बेहतर बनाते रहेंगे जी। लेकिन यू डोंट हैव टू मेक इट ऑल बेटर, क्योंकि इंसान अगर तुल जाए किसी चीज़ को ज़ोर से या ज़बरदस्ती से ठीक करने पर जल्दबाजी में, तो वो उल्टा नुकसान कर बैठते हैं। तहम्मुल के साथ आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने स्कूल में निसाब में ये चीज़ें रखें, तो टीचर इस पोजीशन में बहुत होते हैं कि वो बच्चों को इंतहाई सादा अंदाज में गाइडलाइंस दे सकते हैं, और फिर मस्जिद से जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी उनको गाइडलाइंस दी जा सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से वाक़यात के साथ तो मदरसा और मस्जिद का कनेक्शन नज़र आता है, जिस पे कभी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। गरीब वालिदैन अपने बच्चों का जब बोझ नहीं उठा सकते तो वो उन्हें मदरसों में डाल देते हैं, और उनका मतमई नज़र ये होता है कि बच्चे जो है वो पल जाएंगे और मजहबी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो जाएंगे और नेक हो जाएंगे, और हमें अखराजात भी बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे और ये रोज़गार पे भी लग जाएंगे। तो इस तरह एक अच्छी नीयत से वो अपने बच्चों को जब मदरसों में भेजते हैं तो उन बच्चों के नाम पे फिर चंदे लिए जाते हैं, और उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चे जो उम्र में बड़े होते हैं वो भी बदसलूकी करते हैं, और इन चीज़ों पे किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। जाफर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, मेरा सवाल है इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज़ पे। जब हम फिज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं, साथ में इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज़ है,
और ये ख़ासकर मेरा पेरेंट्स और जो बच्चों का रिलेशन होता है वहाँ पे ये जो अब्यूज़ होता है उससे मुतालिक है। जैसे पेरेंट्स में से कोई अपने किसी एक बच्चे को सरोगेट स्पाउस तस्वर कर लेता है। ये ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज़ में जो अल्कोहलिज्म या कोई ऐसी डिजीज़ के साथ होती हैं, हस्बैंड अपनी सारी जो जिम्मेदारी निभा रहा, मदर किसी अपने एक बेटे के साथ गो के कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता, लेकिन बातचीत मोस्टली ऐसे होती है जो हस्बैंड के साथ होनी चाहिए और उस टाइम पे बच्चों को बड़ा अच्छा भी फील हो रहा है, लेकिन लेटर एज लाइफ में उनको ये अपनी मेंटल लाइफ में बड़े इश्यूज आ रहे होते हैं। सेम ये बेटियों के साथ और फादर के साथ भी हो रहा होता है। तो इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे क्लाइंट्स भी मोस्टली रिपोर्ट करते रहते हैं कि हमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है जब मेरी मदर ऐसे मुझसे बात करती है कि जो बात मुझे लगता है कि उन्हें मेरे फादर से करनी चाहिए, या बेटी कह रही होती है कि जो बात मेरे फादर को मेरी मदर से करनी चाहिए वो ऐसी बातें मेरे साथ कर रही होती हैं। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें और आइडेंटिफाई करें, और बच्चे किस तरह से ये बातचीत अपने पेरेंट्स के साथ करें कि वो इस इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज़ से अपने आप। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जिसे हम इमोशनल अब्यूज़ कह रहे हैं, ये बहुत गहरा मामला है कि अक्सर माँ बाप के झगड़े में बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और उनकी फेवर्स हासिल करने की कोशिश की जाती है। खुसूसन माएँ ज़्यादा ऐसी करती हैं कि अपने खामद के नामुनासिब रवैयों से तंग आके तो वो बच्चों की सपोर्ट लेना शुरू कर देती हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चे बज़ाते खुद कमज़ोर होते हैं तो वो एक माँ की मदद कैसे कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर बाप बच्चों की मदद ले रहा है माँ के ख़िलाफ़ तो बच्चे कोई ऐसी मदद कर नहीं सकते। ये तो ऐसा ही है कि जैसे पाकिस्तान को इंडिया से मुश्किलात का सामना हो और हम बर्मा, नेपाल और श्रीलंका जैसे मुल्कों से मदद तलब करें। जी, तो जब हमें किसी तगड़े और ज़ोरावर से मुश्किलात का सामना होता है तो फिर हम उससे कोई तगड़ा तलाश करते हैं जो कि असर व रसूख रखता हो उस शख्स पर जो हमें तंग कर रहा है। सो मियाँ बीवी को कभी भी अपने झगड़ों में बच्चों को मुलव्वस नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए और ख़ुद अपने जो तनाज़ात हैं मियाँ बीवी के उनको खुश उसलूबी से हल करना चाहिए और उसमें किसी न किसी बैरूनी मदद को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, बच्चों की तमाम मुश्किलात को अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो माँ बाप की तरफ से उन्हें मारपीट का और हाई हैंडेडनेस का सामना होता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं और माँ बाप का कद काठ काफ़ी अच्छा होता है और अपने उस कद काठ की बुनियाद पर वो बच्चों को बहुत सुप्रेस करते हैं, तो इससे आगे चल के बच्चों का हक सच की बात करना या रद्द-ए-अमल देना नामुमकिन हो जाता है। वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों की ज़्यादतियों को खामोशी से बर्दाश्त करते हैं और राजदारी बनाए रखते हैं। क्योंकि आप देखें तो एक बच्चा जो कि 1.5 फुट का होता है और उसका वालिद 6 फुट का होता है, तो ये ऐसे ही है जैसे हमारे साथ अभी यहाँ 27 फुट लंबा चौड़ा दहीम शहीम जो है इंसान हो जिन्नाती किस्म का, और वो हमें मामूली भी डांट दे तो हम पे असर बहुत ज़्यादा होगा उसके कद काट की वजह से। सो बच्चों के साथ बातचीत करते हुए और मामलात को तय करते हुए नरमी और मुलायमत का लहजा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ हार्श होंगे और शाउट करेंगे और उनके साथ मार पिटाई करेंगे, और बाज़ औक़ात तो माँ बाप बच्चों को बड़ी संगीन धमकियाँ दे रहे होते हैं, माएँ उनको नेस्त व नाबूद करने की धमकियाँ दे रही होती हैं, तो ऐसे बच्चों का सामना जब फिर दूसरे बालिग लोगों से होता है तो उनके लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी हमें अपने बच्चों को 2 बातें तो ज़रूर सिखा देनी चाहिए कि किन मौक़ों पे ना कहना है और किन मौक़ों पे हाँ कहना है। और बदकिस्मती से हम बच्चों को दोनों ही नहीं सिखाते, लिहाजा बच्चे जिन बातों पे हमारे साथ हाँ कहना होता है तो वो हाँ नहीं कहते, जिन बातों पे ना कहना होता है तो वो ना नहीं कहते। दैट इज़ ए डबल जेपर्डी। डॉक्टर साहब एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, माज़रत चाहता हूँ आपको वेट करना पड़ा, अपना तारुफ कराइए, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, इट्स ओके। डॉक्टर जान साहब, मैं हफ्सा बात कर रही हूँ और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। जी हफ्सा साहिबा, आप कराची से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ और मेरा सवाल जो है वो डॉक्टर सदाकत साहब से है। पूछिए प्लीज़। डॉक्टर सदाकत, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे आज बात करना है स्टार्ट की, और बिलिंग वेज हमेशा की तरह इस तरह की इनिशिएटिव लेता है जो कि
बहुत ज़्यादा री एजुकेटिव होते हैं हमारे लिए, और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ आपके सारे लाइव शोज में। मेरा सवाल ये है कि ये पेडोफिलिया के जो केसेस हैं ये इतने कॉमन क्यों हो गए हैं एक ख़ास अरसे से, और 5 से 10 साल के बच्चे वो होते हैं कि जिन पे ज़्यादातर जो है वो विक्टिम बनते हैं पेडोफिलिक केसेस का। तो इसका क्यों ख़ास वजह है कि हमारे माशरे में कोई सिचुएशन अचानक से कोई बढ़ती जा रही है, और आखिर क्यों? थैंक यू सो मच मिस हफ्सा, आपके कॉल करने का शुक्रिया। आप हमारे साथ रहिए, आपका जवाब देंगे डॉक्टर सदाकत। थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने जो पसंदीदगी का इजहार किया है हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पर और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करते हैं तो उसकी तारीफ़ की है, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ये वाक़यात ज़्यादा हरगिज़ नहीं हुए, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा थे लेकिन मंजर से नीचे थे। लेकिन चूँकि अब ऐसे चैनल्स बहुत आ गए हैं, सोशल मीडिया है, जिससे कि बात घंटों और दिनों में हर एक तक पहुंच जाती है। तो आज से 50 साल पहले जब तकरीबन सिर्फ पीटीवी होता था तो रात को 9 बजे खबरें आती थी जिसमें बताया जाता था कि किस तरह मुल्क में खैर आफियत है और अमन व अमान है और दूध की नहरें बह रही हैं और जन्नत नज़ीर है हमारा मुल्क। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चैनल्स आने शुरू हुए और जर्नलिज़म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में बदल गई तो फिर सच्ची खरी और कड़वी बातें भी मंजर आम पे आ रही हैं जी। तो देहातों में अब भी शहरों की निस्बत ये मामला ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ दोस्त धांधली का रवाज ज़्यादा है, वहाँ लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। शहरों में लोग आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ में दूसरे लोग भी अपनी आवाज़ मिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें गिरदो पेश पे गौर रखना चाहिए कि अगर हमारे साथ की हमसायगी में कोई अपने बच्चों के साथ मार पिटाई करता है तो ये खालिस उनका ज़ाती मामला हरगिज़ नहीं है, ये एक इज्तमाई माशरती मामला है। तो हमें जाके तो आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, लेकिन आप अपने राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये चीज़ जज्बाती तौर पर परेशान करती है और आप रिक्वेस्ट करें कि आइंदा ऐसे रवैयों से लोग इज्तनाब करें। चूँकि लोगों को अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है तो इन बातों का भी असर होता है अगर आप अच्छे तरीके से ये बातें दूसरों के साथ करते हैं। सो ये जो आवाज़ उठाना है ये हम सबका फरीज़ा है और इसी से बेहतर नताइज आते हैं। अगरचे लगता यूँ है कि पहले से ये ज़्यादा हो रहे हैं मामला, लेकिन दर हकीकत ये मामला पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में है। अमेरिका जैसे मॉडर्न माशरे में जो बहुत सिक्योरिटी इश्यूज़ पे तवज्जो देने वाला माशरा है, वहाँ 3 में से 1 लड़की को अपनी इब्तदाई उम्र में इस किस्म के मुश्किल मामलात का सामना होता है, यानी जिसे कहते हैं कि फ़िज़िकल इनअप्रोप्रिएट टचिंग का सामना होता है, और 5 में से 1 लड़के को। और वहाँ फ़र्क ये है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है जी। और हमारे यहाँ कुछ शोर शराबा करके तो फिर टाइम फिश फिर लोग बैठ जाते हैं। तो हमें मुसलसल इस बारे में बात करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सारा बात कर रही हूँ फैसल टाउन लाहौर से। डॉक्टर इजाज़ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सारा आप सवाल पूछिए प्लीज। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूँगी आपके आज के हेड की और इस टॉपिक की। थैंक यू। अभी तक मीडिया को जितना लोग इस वाक़या के हवाले से देख रहे हैं और तमाम चैनल्स पे ही कोई किसी न किसी हवाले से न्यूज़ दी जा रही है, लेकिन ये इतनी अच्छी एफर्ट है और इतना अच्छा आप लोगों का ये ख्याल है कि ना सिर्फ डॉक्टर सदाकत साहब खुद बल्कि अपनी पूरी प्रोफेशनल की टीम के साथ इस जो इवेंट को सोसाइटी कम्युनिटी तक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसा है कि इसमें वालिदैन का रोल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि सबसे पहले इसमें पुलिस, मीडिया या सिक्योरिटी या लॉ इन्फोर्समेंट और गवर्नमेंट बाद में आती है, सबसे पहले वालिदैन आते हैं। वालिदैन का जो रोल है बच्चों की गाइडेंस के हवाले से, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है जी। सारा सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के थ्रू मैं चाहूँगी कि ये मैसेज हम सब लोगों को दिया जाए विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से, लाइव प्रोग्राम के थ्रू, कि जो केसेस अब्यूज के इस तरह से
ओफेंड नहीं होते, यानी जो कि इन प्रैक्टिस नहीं आते या नजरों के सामने या मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन जी वो घरों में हो रहे होते हैं। ओके क्योंकि चाइल्ड अब्यूज की जो ज्यादातर रिसर्चेस हैं, जो कि अब थोड़ा सा हम लोग भी काबिल हुए हैं कि इन चीजों को पढ़ें, जी तो उसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जानने वाले लोग ही बच्चों को अब्यूज करते हैं, ओके जिनमें रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जी या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बच्चा शायद जानता है किसी न किसी हवाले से। फाइन तो वालिदैन के लिए ऐसी क्या गाइडेंस हो सकती है? डॉक्टर साहब से के थ्रू जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि वो बताएं बच्चों को किस तरह जी, से गाइड जी, किया जाए। sure. ऐसे लोगों के क्या ऐसे रवैये होते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट जो कि वालिदैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन बेसिस पे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you क्वेश्चन, very much. थैंक यू Thank सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस पे शुरू में बात भी की थी, इफ़ यू विल प्लीज़ रीट्रेट इट। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम बच्चों को बच्चा समझना छोड़ दें। अच्छा ये जो टर्मिनोलॉजी है बच्चा, जी ये उन्हें लेसर ह्यूमन बीइंग का दर्जा दे देती है, जबकि आप देखते हैं कि पहले 18 साल के जो बच्चे समझ बूझ रखते थे, आज 8 साल का बच्चा वो समझ बूझ रखता है, क्योंकि ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। 8 साल के बच्चे यूट्यूब पे जाके तो एजुकेशनल वीडियोस भी देख रहे होते हैं। अब बदकिस्मती से एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ कोई उनका सिस्टम ऐसा है कि बच्चों के सामने भी और बड़ों के सामने भी कुछ गंदी वीडियोस भी आ जाती हैं और बदमज़गी पैदा होती है। अगर आप ज़ौक़ लतीफ़ रखते हैं तो आपको ऐसा बहुत बुरा लगता है, लेकिन बच्चे चूँकि क्यूरियस होते हैं तो वो उन वीडियोस को देखते हैं। तो कोई सिस्टम होना चाहिए हमारा अपना, कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इससे मुतल्लिका, जिसे पैमरा कह सकते हैं, तो वो ऐसा बंदोबस्त करें कि कोई झाड़ू रखें, जो ऐसी चीज़ें आए तो वो झाड़ू फेरते रहें। प्लस हुकूमती सतह पर यूट्यूब की इंतज़ामिया या फेसबुक की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी लगाई जाए, चूँकि फ़ोरम आपका है, चूँकि वेबसाइट आपकी है। जैसे किसी चैनल पे जो कंटेंट नशर होता है उसकी ज़िम्मेदारी उस चैनल के इंतज़ामिया पर आती है। इसी तरह अगर यूट्यूब पर आप देखें तो ऐसी करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं जो बदअखलाक़ी पे मबनी हैं, जो मिसगाइडेंस देती हैं, और वाज़े तौर पर उसमें कोई शुबा नहीं है कि वो मिसगाइडेंस देती हैं मुख्तलिफ़ अमूर पे। तो कोई सेंसर का निज़ाम यूट्यूब का अपना होना चाहिए। अगर वो इतना बड़ा निज़ाम चलाते हैं कि अरबों वीडियोस उनको अपलोड होती हुई नज़र आती हैं रोज़ाना, तो उनका कोई ना कोई निज़ाम ऐसा भी हो सकता है कि वो स्क्रूटनी करें कि कौन सी वीडियोस अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसमें कंटेंट ठीक नहीं है। बम बनाने के तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, टेररिज्म के हक़ में आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और ऐसा प्रोपेगेंडा आपको वहाँ मिल जाएगा जो कि मुआशरे में कबाख्तें पैदा करने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारा मवाद होता है। लेकिन अभी उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है चीज़ों को डिलीट करने में। ये नया नया फिनोमेना है यूट्यूब, फेसबुक, ये वो, तो वो चाहते हैं कि बल्क में उनका हुजम भारी रहे, यानी वो इस चीज़ का बड़ा प्राइड लेते हैं कि यूट्यूब पे इतनी वीडियोस रोज़ाना अपलोड होती हैं, और उनको वीडियोस डिलीट करते हुए थोड़ा सा उनका दिल दुखता है शायद। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को इस बारे में कुछ करना चाहिए कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई ना कोई सिस्टम पीछे ऐसा होना चाहिए, जो कि ख़ास मुश्किल नहीं है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे आप तलाश कर सकते हैं जिनकी मदद से आप उन वीडियोस को फौरी के फौरी एलिमिनेट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी ऐसा हो उतना ही अच्छा होगा। सर, एज अप्रोप्रिएट जो है मूवीज़ भी उनकी रेटिंग की जाती है, इसी तरह से जो है इनअप्रोप्रिएट मटेरियल जिसका कंटेंट सही नहीं है, और जितनी भी पोर्नोग्राफी की साइट्स हैं, फिर इसके अलावा दुनिया में ट्रेड होती है, पीडोफिलिया जो है उसकी होती है। कुछ पिछले दिनों में ऐसा भी था जिसमें बच्चों को जो है लेके जाया करते थे कुछ ममालिक में, और कुछ रेस होती थी और ऐसी चीज़ें होती थी, स्मगलिंग होती थी। देखो, बच्चों की जो ऐसी वीडियोस हैं, नामुनासिब वीडियोस, जो कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना तो यूट्यूब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अगर जो ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इस तरह के ममालिक हैं, तो उनको अपनी ताकत एक्सरसाइज करनी चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। पर मैं साथ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि वालिदैन और औलाद के दरमियान तबादला ख़यालात
बहुत देर से शुरू होता है। शुरू में वालिदैन बच्चों से बात करने की बजाय दोस्त दांदली से गुजारा कर रहे होते हैं, और अभी भी दुनिया में ज़्यादातर मुआशरों में वालिदैन बच्चों की पिटाई कर लेते हैं और इर्द गिर्द के लोग उस पर कोई इतराज़ नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये एक संगीन मामला है। जब बच्चे वालिदैन के हाथों पिटते हैं तो फिर वो किसी के हाथों भी पिटे तो उन्हें ताज्जुब नहीं होता, फिर उन्हें वो पिटना या पीटना नॉर्मल लगने लगता है। सो मैं समझता हूँ सबसे पहले वालिदैन अपने बच्चों को पूरा इंसान समझे और उनके कद काट को देख के कि वो बहुत कम है उन्हें बच्चा ना समझे, और उनके साथ संजीदा गुफ्तगू करें और उनके साथ सच बोलें, और बच्चों को हमेशा तलकीन करें कि वो बेहतर और बदतर के दरमियान फ़र्क कर सकें। क्योंकि जब हम अपने बच्चों से अपना सच बोलने का आगाज़ कर देंगे तो हमारा बच्चों के साथ रिश्ता जो है वो बामानी हो जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ बदसलूकी करना, उनके साथ शाउटिंग करना, या फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी शाउटिंग करना मुनासिब नहीं है। डिग्निटी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान का हक़ है, चाहे आपका वो मियाँ है या बीवी है, बच्चे हैं या वालिदैन हैं, या फिर आपके मुलाजमीन हैं, या कोई भी अजनबी जहाँ कहीं आपसे वास्ता पड़ता है। जब आप बात जो कर सकते हैं तो फिर आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। सर 2 सवाल करना चाहूँगा आपसे, ज़रा से मुख्तलिफ है दोनों सवाल, क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम पे हम पहुँच रहे हैं। नंबर 1 बात यह है कि वेस्टर्न ममालिक में जब उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं लाइक टीन में दाखिल होते ही जो बच्चियां थीं वो प्रेगनेंसी उनमें हो जाती थी, और वो छोटे जो कम उम्र बच्चों में, तो उन्होंने ये तालीम देनी शुरू की बच्चों को। उसके ऊपर जब बात करते हैं हमारे मुल्क के तनाजुर में बात करते हैं कल्चरल वैल्यूज़ और इस्लामिक वैल्यूज़, तो वहाँ पे बड़ा बाबेला है। जिस तरह कि हमारे मामला हो रहा है मगर हम इसको कारपेट के नीचे कर देते हैं, मगर मसाइल अपनी जगह हैं। एक सवाल मेरा ये है कि हमारे माशरे में हम ये कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मसला उठ खड़ा हुआ। दूसरा सर ये बात अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ दौर में आज से 15 साल पहले एक शख्स ने ऐसा ही किया, उसको जो चौक में जो है ना उसको लटका दिया गया और वो क्रेन से लटका दिया गया और फ़लाँ जगह लटका। क्या प्यूनिटिव एक्शंस जो हैं वो इस चीज़ को मुआशरे से ख़त्म कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर है नहीं। और तफसीली बात यह है कि ऐसा क्यों समझा जाता है कि लोग सज़ाओं को बहुत ऐसा नुस्खा समझते हैं जो हर मसले का हल है। उसकी वजह यह है कि इब्तदाई ज़माना में जब अभी तालीम व तरबियत आम नहीं थी तो दुनिया को ख़राब रवैयों से बाज रखने का एक ज़रिया सामने आया कि अगर वो कोई गलत काम करे तो उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन जैसे अब ज़माना बहुत बदल गया है, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस तलाश किए हैं जिसमें सज़ा और जज़ा का वो पहलू सामने नहीं रखना ज़रूरी जो कि पहले समझा जाता था। पहली बात यह है कि आप लोगों को तहरीक दें किसी काम के बारे में। जब आप लोगों को मुतहरक करते हैं तो उससे काम का आगाज़ होता है और लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल होती है कि उन्हें ये काम करना है। दूसरी बात यह है कि फिर लोगों को महारत हासिल हो कि ये काम करना कैसे है। तो जैसे वालिदैन हैं तो वो सीख सकते हैं कि किन अल्फाज में अपने बच्चे के साथ इन चीज़ों का ज़िक्र करें, या स्कूल टीचर्स अपने बच्चों को हिसाब, अंग्रेज़ी और माशरती उलूम पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये बातें कैसे उनके साथ करें कि बच्चे ज़्यादा मुश्किल भी महसूस ना करें। इसमें आपको खुले आम कोई जिनसी मामलात पे गुफ्तगू करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो कोई चीज़ जान लें तो आप उन्हें कोई एजुकेशनल मटेरियल दे सकते हैं जो माहिरीन ने लिखा होता है और मुनासिब अल्फाज में वो अपना मफहूम बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो आप अपने बच्चों को एजुकेशनल मटेरियल्स दे सकते हैं और फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या उससे क्या समझा और या क्या नहीं समझा। जी जब हम मुआशरों को मोटिवेटेड रखते हैं, तहरीक दे के रखते हैं कि उन्होंने इस जानिब चलना है, यानी जो हमारे गोल्स हैं वो क्लियर होते हैं कि हमने बच्चों को महफूज रखना है, तो फिर हमें वो महारत चाहिए जिससे हम बच्चों को महफूज रखें। इसमें फिर वो लोग जो हमारे बच्चों के किसी न किसी तरीके से करीब आते हैं, जैसे उनके असातिज़ा या उनके कोच या उनके रिश्तेदार या हमारे मुलाजमीन, तो उनके इंतखाब में ज़रा गौर व फिक्र कर लें और तरद्दुद कर लें कि अपने इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों का इस्तेमाल करें जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएं और मुश्किल ना बनाएं।
और चौथी चीज़ ये है कि आपको रहनुमाई की ज़रूरत रहेगी, और रहनुमाई आप जितनी जदीद हासिल करेंगे उतना ही अच्छा है। ये एक मिथ है कि पुरानी बातें जो होती हैं वो दुरुस्त होती हैं। हमेशा पुरानी बातों में से कुछ बातें वक्त के साथ साथ गलत साबित होती रहती हैं और नई बातें आती रहती हैं जो तस्दीक शुदा या सनद याफ्ता होती हैं या साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे में आती हैं। तो साइंस पे भरोसा करना, नॉन साइंस की बजाय साइंस पे भरोसा करना आपको नॉन सेंस से बचाता है। अच्छा, जो ताज़ीराती निज़ाम है वो अपनी जगह एक अज़ली हकीकत है कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम आखिरकार 5वें नंबर पे इसका मकाम है इस्लाह के पहलुओं में, और इसको फौरी होना ज़रूरी है। अगर आप किसी को इनाम देर से देंगे तो उसका असर कम होगा, अगर सज़ा देर से देंगे तो उसका असर कम होगा, सज़ा छुपा के देंगे तो दूसरे लोग इबरत नहीं पकड़ेंगे। तो ये पहलू भी सामने रखने की ज़रूरत है। फिर माहौल को तरतीब देना, आपके घरों का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जहाँ प्राइवेसी की ज़रूरत है वहाँ प्राइवेसी हो, जहाँ प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ ना हो। इसी तरह ऑफिसेज़ यानी दफातर और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, ये तमाम जगहें इस तरीके से बिल्ड की जानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा छुपन छुपैया उसमें ना हो, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी ना हो। ऑफिसेज़ हैं जहाँ लोग बैठ के काम करते हैं, उनको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन 100% प्राइवेसी देना मुनासिब नहीं होगा। दफातर में भी ऐसी खिड़कियाँ होनी चाहिए जहाँ बाहर से कुछ ना कुछ अंदर नज़र आता है और अंदर से बाहर का मंज़र नज़र आता है। तो इंसानों का जो माहौल है, जो स्ट्रक्चर है, ये भी उनके तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा करता है। जैसे अंधेरी जगहों पे जुराइम होते हैं तो जगहों को रोशन रखना, पुररौनक रखना। जैसे कि बाज़ारों में आप देखते हैं कि रौनक होती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो ऐन बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में जुराइम होने का इम्कान कम होता है। लेकिन फिर पार्किंग लॉट्स में ऐसी जगह होती हैं जो अंधेरे होते हैं और आप दूर किसी जगह गाड़ी पार्क करते हैं और कोई छुप के आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है। फिर जब ये जो लिफ्ट्स होती हैं, पहले लिफ्ट्स होती थी जो बिल्कुल प्राइवेट क्लोज्ड होती थी, अब लिफ्ट्स ऐसी बननी शुरू हो गई हैं कि बाहर से लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो जो विजिबिलिटी है उसके अंदर जितना भी इजाफा कर देंगे वो उतना ही बेहतर होगा। फिर हमारे मुआशरों में ये जो प्रोवोकिंग लिटरेचर बहुत ज़्यादा है और ये जो यूट्यूब पे फिल्में होती हैं जो कि जज्बात को भड़काने वाली होती हैं, तो इसके बारे में भी हमें जल्द कोई कदम उठाने की ज़रूरत है कि अगर दुनियावी लेवल पर नहीं तो पाकिस्तान के लेवल पे हुकूमत पाकिस्तान ऐसे इक़दाम बहुत आसानी से कर सकती है कि यूट्यूब पर पाबंदी लगाए बगैर जी अपने ऐसे तरीक़ों से उस मवाद फ़िल्टर आउट किया जा सकता है जो कि नामुनासिब मवाद है। मेरा ख्याल आज के प्रोग्राम में इस वक्त का जो मौजू है हॉट टॉपिक है, इस पर लोग सारे जो हैं चाहते हैं कि कोई उनकी गाइडेंस हो और हमने अपनी तय कोशिश की विलिंग वेज के इस पेज से। मैं ख़ास तौर पे जो हमारे इस वक्त कॉल कर रहे थे जिनके हम कॉल्स नहीं ले सके क्योंकि वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और आगे जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके अपने पेशेंट्स के साथ सेशंस भी हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और माज़ूर चाहता हूँ कि आज मैं कॉल्स नहीं ले सका उतनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के बच्चों को और हर किसी को नज़र बद से बचा के रखे। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो हमें दिलाना चाहिए, जिसमें हमें काविश करनी चाहिए, इस पर ज़रूर अमल दरामद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।